नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज 17 जुलाई है और आज ही के दिन ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसके चलते चंद मिनटों में 9 मासूम जानें दफन हो गई थी। अवैध तरीके से बनी कमजोर इमारतों के कमरों में रह रहे लोगों को ये नहीं पता था कि उनकी जान की कीमत अवैध बिल्डर और भू माफियाओं ने घर की ईएमआई के रूप में ले ली है। 17 जुलाई के पूरे हादसे के बाद शाहबेरी गांव न सिर्फ उत्तर प्रदेश में चर्चित हुआ, बल्कि इसकी गूंज पूरे देश में हुई। जब यह हादसा हुआ, अवैध बिल्डरों और भू माफियाओं का वो काला अध्याय खुलना शुरू हुआ जो अभी तक बंद नहीं हुआ है। वो तमाम सवाल उठे जिनके जवाब अभी तक नहीं आए हैं। 17 जुलाई 2018 को जो घटना घटी, आज उसकी दूसरी बरसी है और आज हम आपके लिए लाए हैं अपनी मुहिम का दूसरा भाग, जस्टिस फॉर शाहबेरी पार्ट 2। वो 2 दिन पहले यहाँ शिफ्ट हुए थे। 14 को उन्होंने गृह प्रवेश किया था यहाँ पे। जुलाई को आखिर क्या हुआ था? बरसात की वो रात मौत का कहर बनकर मासूम जिंदगियों पर कैसे टूट पड़ी, देखिए इस रिपोर्ट में। सत्रह जुलाई की बरसात और वो काली रात। वक्त रात के 9 बजे। शाहबेरी के लोग खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी वहां की 2 इमारतों में रह रही मासूम जिंदगियों पर मौत कहर बनकर टूट पड़ी। इस हादसे ने पूरे नोएडा को हिलाकर रख दिया। हादसा कुछ यूं हुआ। शाहबेरी की एक 6 मंजिला बिल्डिंग पास के ही 4 मंजिला इमारत पर भरभरा कर गिरी और देखते ही देखते 2 इमारतें जमींदोज हो गईं। कई पलों में चारों तरफ सिर्फ लोगों की चीख पुकार ही सुनाई पड़ने लगी, क्योंकि 2 इमारतें ताश के पत्ते की तरह बिखर चुकी थी। अभी मलबा हट रहा है, कुछ नहीं निकला वहां से। हादसे में 9 मासूम जिंदगियां दबकर हमेशा के लिए इस दुनिया से जुदा हो गईं। 50 से अधिक लोग मलबे में दब गए, कई घंटों तक, जिन्हें मुश्किल से एनडीआरएफ ने निकाला। मलबे में दबी जिंदगियों को निकालने के लिए डॉग स्क्वाड की मदद भी ली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग 24 घंटे तक चला। इस हादसे से न सिर्फ एनसीआर सिहर गया, बल्कि शाहबेरी में 20,000 लोग डर के साए में जीने लगे। लेकिन इसी हादसे के बाद शाहबेरी का वो काला सच भी सामने आया, जिसे जानने के बाद हर कोई ये कहने को मजबूर हुआ कि शाहबेरी में जनता की जान की कीमत पर गैर कानूनी तरीके से काम किया गया। इन बिल्डरों को ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। इन बिल्डरों को कोई माफ नहीं करेगा। कानून भले माफ कर दे, ईश्वर इनको नहीं माफ करेगा। ये एक चाचा की अंतरात्मा बोल रही है। इस काम को अंजाम दिया उन फर्जी बिल्डरों और भू माफियाओं ने, जिन्हें राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण मिला। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, बल्कि मीडिया की वो तमाम रिपोर्ट्स इसकी गवाही देती हैं। यही नहीं, लोगों के विरोध प्रदर्शनों और मीडिया कवरेज पर जब सीएम योगी ने मामले को संज्ञान में लिया, तो उन्होंने सख्त कार्रवाई किए जाने की घोषणा भी की। सीएम ने डीएम नोएडा से हादसे की जांच के लिए कहा, लेकिन उस पर क्या कार्रवाई हुई, ये सबके सामने है। वो ध्यान नहीं देते हमारे जो पुलिस प्रशासन है, बाकी अथॉरिटी है,
जो वो भी देखते हैं, हमारे अखबार में भी आते रहते हैं कि अनसराज कॉलोनी बस रही है, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं होती है। वो लोग वहाँ जाते हैं या नहीं जाते हैं, या करप्शन उसमें क्या होता है, ये तो वही बता पाएंगे। हजारों वहाँ पर बिल्डिंगें बनी हैं और कोई कार्रवाई के नाम पर आज 2 साल होने वाले हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, यह ज़रूर हुआ कि मुख्यमंत्री साहब द्वारा आदेश दिए गए कि इन पर कार्रवाई करी जाए। उन्होंने अपने हद तक कार्य किया, लेकिन जिन पर जिम्मेदारी है कार्य कराने की, एफआईआर दर्ज करने के लिए बोला गया, लेकिन कुछ एफआईआर दर्ज हुई, कुछ नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई। रजिस्ट्री आज तक हो रही हैं। उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? उसकी जिम्मेदारी थी डीएम साहब की, उसकी जिम्मेदारी थी प्राधिकरण की कि उसको रोका जाता। जब हम बात करते हैं अथॉरिटी के अधिकारी से, तो अथॉरिटी के अधिकारी कहते हैं कि वो तो जिम्मेदारी डीएम साहब की है, राजस्व विभाग की है कि वो रजिस्ट्री रोके। अथॉरिटी के 32 भ्रष्ट अधिकारियों के साथ साथ पुलिस महकमे के काफ़ी लोगों के नाम इस प्रकरण में सामने आए थे। कहाँ गए वो लोग? कहाँ गया वो न्याय? न्याय किसको मिला? यहाँ पर जनता मरी थी, जनता मर रही है और आगे भी जनता ही मरेगी। दिनांक 17 जुलाई 2018 से पहले ये इमारतें वैध थी, चाहे वो अधिसूचित ज़मीन पर बनी हो, शत्रु संपत्ति पर बनी हो, सरकारी ज़मीन पर बनी हो, तालाब पर बनी हो, नाले या गौशाला की ज़मीन पर बनी हो, सब वैध था। पर बिल्डिंग गिरने के बाद अचानक अवैध हो गई। वहाँ पे जो सिचुएशन उस टाइम पे थी, वो सिचुएशन आज भी बरकरार है और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके मद्देनज़र ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और पुलिस ने, और जो भी इसके जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं और जो भी जिम्मेदार बॉडी है, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है अभी तक। इस हादसे के बाद जब मीडिया की तमाम रिपोर्ट्स आई और शाहबेरी के लोगों का विरोध बढ़ा, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मैराथन मीटिंग के बाद ऐलान किया कि शाहबेरी के अवैध निर्माण को चिन्हित कर उस पर बुलडोजर चलाया जाए, 30 से अधिक बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई हो, एनएसए के तहत गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। 2007 से 2014 तक शाहबेरी में निर्माण कार्यों को लेकर जो अफसर जिम्मेदार थे, उनकी पहचान की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नोएडा और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अफसरों की पहचान की जाए। ये भी जवाब दिया जाए कि आखिर कोर्ट के स्टे के बावजूद शाहबेरी में निर्माण कार्य कैसे बदस्तूर जारी रहा। इन तमाम आदेशों के बावजूद कार्रवाई हुई, लेकिन चंद बिल्डर्स के खिलाफ, और वो भी सिर्फ खाना पूर्ति के लिए। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि जब अथॉरिटी ने ही मना कर दिया कि शाहबेरी के सभी कंस्ट्रक्शन अवैध हैं, तो वह अभी बरकरार क्यों हैं और अभी भी वहां कंस्ट्रक्शन क्यों चल रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। जनसत्य न्यूज ने जस्टिस फॉर शाहबेरी कैंपेन चलाया है, जिसका ये दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमने आपको बताया कि आखिर कैसे शाहबेरी की जमीन अवैध भूमाफियाओं और बिल्डरों के शिकंजे में आई। शासन प्रशासन ने कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई और जमीन पर कब्जा कर आशियाने के नाम पर मौत के ताबूत बनाए गए। और उनका हश्र ये हुआ कि 2 साल पहले आज ही के दिन 2 इमारतें धराशायी हो गई और 9 लोगों की जान चली गई। इस हादसे के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए। प्रकरण में शामिल एक अधिकारी और बिल्डरों की सूची बनाने को कहा। उन पर रासुका के तहत मामले दर्ज करने के आदेश भी दिए। 9 लोगों की मौत की जिम्मेदारी सभी लोगों पर सख्त जांच के आदेश। ये भरोसा दिया लगा कि मानो सीएम के सख्त आदेश के बाद इन बिल्डरों को इनके किए की सजा मिलेगी और शाहबेरी के लोगों को न्याय मिलेगा। लेकिन ये सब दूर की कौड़ी है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई। दुख की बात यह है कि आज भी शाहबेरी में कमजोर इमारतें खड़ी हैं, लोगों को फ्लैट बेचे जा रहे हैं, रजिस्ट्रियां हो रही हैं और फिर से एक बड़े हादसे का इंतजार हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट ये बता चुकी है कि शाहबेरी की इमारतें नींव इनकी बेहद कमजोर है और इमारतों का कमजोर कंस्ट्रक्शन एक बड़ा मुद्दा है। बात सिर्फ कहने की नहीं है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, डीएम और नोएडा का पुलिस प्रशासन भी इस बात की जानकारी दे सकता है कि शाहबेरी में 2 साल पहले हुए हादसे में दोषियों और आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने इस पर अधिकारियों की प्रतिक्रिया लेने की भी कवायद की। हमारे प्रधान संवाददाता विवेक पाठक ने जब विभिन्न अधिकारियों से मिलने की कोशिश की तो क्या जवाब मिला, ये भी देखिए। शाहबेरी में बीते कई सालों से
भ्रष्टाचार की जड़ें जिस तरह से फैली हैं, उस फसल का हिस्सा लेने वाले तमाम भ्रष्ट अधिकारियों के संबंध में जवाब तलब करने के लिए जब जनसत्य न्यूज की टीम ने उन्हीं विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों से मिलने की कोशिश की, उसकी पॉइंट टू पॉइंट डिटेल आपको आज इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सबसे पहले हम 11 जुलाई को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पहुंचे, जहां जनसत्य न्यूज के कैमरे की मौजूदगी से प्राधिकरण के अंदर अजीब सी बेचैनी फैल गई। वहीं प्राधिकरण के सुरक्षा कर्मियों ने हमको प्राधिकरण के बाहर से भी कैमरा चलाने को मना कर दिया। मना किया हुआ है सर। किसके लिए मना किया हुआ है? सभी के लिए, बाहर के आदमी के लिए। किस वजह से? इसी की वजह से जो ये चल रहा है कोरोना। जिसके बाद हमसे प्राधिकरण पर तैनात उत्तर प्रदेश पुलिस के इंस्पेक्टर अजय कुमार ने कैमरा चलाने की वजह पूछी। हम यहाँ करीब कई घंटों से खड़े हैं और जिसके बाद हमने कोशिश की कि यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे शाहबेरी को लेकर तमाम वो सवालात, जो स्थितियाँ हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के ऊपर जो भी सवाल खड़े हुए हैं, पिछले खास तौर से 2 सालों के अंदर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े आदेशों के बावजूद भी आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ अभी भी बंधे हुए नज़र आ रहे हैं और जो कॉकस है, भूमाफिया हैं, अवैध बिल्डर्स हैं, उनके ऊपर अभी तक सख्त कार्रवाई जिसकी उम्मीद की जा रही थी, सीएम योगी के आदेशों को भी चुनौती देते हुए उन्हें अभी तक नहीं किया गया है। तो इन तमाम सवालों को लेकर हम यहाँ पर इस ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के जो कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं। हमेशा की तरह पहले हमसे बात किया गया, हमने वो भी हालांकि ऑफ जो है रिकॉर्ड एक कैमरे पे जो लेने की कोशिश की है, वो तक आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सवाल वही है कि हम यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि जनसत्य न्यूज़ शाहबेरी की अब आवाज़ बन के जो उभर कर आ रहा है और वो हर दर्द भरी हर वो कहानी, हर जो स्थितियाँ होंगी वो आप तक पहुँचा रहा है। उसका सवाल हम हर दरवाजे तक जो लोग जिम्मेदार हैं उन तक पहुँचेंगे, उनसे उठाएँगे। लेकिन जो सच्चाई है उससे ये कैमरे के सामने तो बच सकते हैं, लेकिन सरकार तक ये जो आवाज़ दर्द की जो स्थितियाँ पहुँचेंगी उससे कैसे बचेंगे, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल इसके बाद जनसत्य न्यूज की टीम अब पहुंची जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर के कार्यालय, जहां डीएम साहब मौके पर नहीं मिले और शाहबेरी का नाम सुनते ही वहां मौजूद स्टाफ ने मानो मौन व्रत रख लिया हो। हम अब ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस से अब पहुंचे हैं जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर के कार्यालय पर। यहाँ हम जब पहुंचे हैं तो बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी महोदय जो है वो बैठकों में है और हमारी तरफ से संदेश देने की कोशिश की गई है कि हम शाहबेरी के बारे में ख़ास तौर से उनसे बात करना चाहते हैं। अभी तक तो कोई स्थितियां है नहीं और आप जिस तरह से देख सकते हैं कि हम अभी जो है गौतम बुद्ध नगर के जो जिलाधिकारी कार्यालय है उसके बिल्कुल ठीक बाहर ही खड़े हुए हैं। और चूँकि जब शाहबेरी का नाम आता है तो अधिकारियों की कोई वजह खास समझ से बाहर है कि आखिरकार लोग इसके लिए जवाबदेही से बचते क्यों नज़र आ रहे हैं। और तमाम वो जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो शाहबेरी को लेकर ख़ास तौर से, चूँकि अब 2 साल होने को हैं, 2 साल एक लंबा समय है, 24 महीने योगी आदित्यनाथ सीएम जो हमारे प्रदेश के हैं, उसके बाद जिस तरह से पूरा फैसला आना था, सख्ती के साथ जो निर्णय जो लिए गए थे उनको अमली जामा पहनाया जाना था, जो अवैध निर्माण थे उनको ध्वस्त किया जाना था, जो गुनहगार भूमाफिया और जो अवैध बिल्डर्स थे उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाया जाना था। इस कॉकस का खुलासा करके जो वाकई में न्याय के लिए भटक रहे हैं लोग, उनको न्याय में दिलाना था। अभी तक इन 24 महीनों में, 2 साल में क्या हुआ होगा, ये बड़ा सवाल है जिससे जवाब देने के लिए आज कोई भी अधिकारी कैमरे पर आने के लिए तैयार नहीं दिख रहा। इसके बाद जनसत्य न्यूज की टीम ने रुख किया पुलिस कमिश्नर ऑफिस का, जहां कमिश्नर आलोक सिंह मीटिंग में व्यस्त थे और मीटिंग में व्यस्त होने के चलते वो मिल नहीं सके। लेकिन शाहबेरी का नाम जब यहां लिया गया तो यहां मौजूद स्टाफ ने ना तो कैमरा ही निकालने दिया और ना ही कोई बात की। जनसत्य न्यूज की टीम अब पहुंची नोएडा के बिसरक थाने। शाहबेरी गांव इसी थाना इलाके में आता है। हमने जब यहां कैमरा चलाकर पुलिस थाने के विजुअल्स बनाने की कोशिश की तो वहां के स्टाफ ने भी एसएचओ मुनीश कुमार के न होने की बात कही और बाद में आना कहकर जाने के लिए बोल दिया। सवाल वही कि आखिर शाहबेरी के नाम में या कहे जनसत्य न्यूज कैमरे पर सच बोलने का डर, जिसकी वजह से लोग सच से बच रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारी अपनी जवाबदेही से। अब हम पहुंच चुके हैं बिसरक थाने पर।
ये वो थाना है जिसके इलाके में ही शाहबेरी गांव पड़ता है और शाहबेरी का जो पूरा काला जो कॉकस है, जो पूरा गैंग चला है, उसमें कहीं ना कहीं जो पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई होनी थी वो इसी थाने के ज़रिए की जानी थी। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम कोतवाली बिसरक पे ही खड़े हुए हैं। यहाँ पर कुछ एक आला अधिकारी भी मौके पे हैं, उनसे बातचीत हुई। उसके बाद हम यहाँ से जब उन्होंने हमसे किसी तरह से बात करने की कोशिश की तो हमसे कहा कि इस पूरे मामले पर जो भी बात करेंगे वो 15 तारीख या 16 तारीख को करेंगे और वो हमें इस पर पूरी जानकारी वो हमारे तक पहुँचाएँगे और देंगे। अब सवाल ये है कि आखिर वो जानकारी कैसी होगी, लेकिन स्थितियां आप समझदार हैं कि 2 साल के बाद जिसमें खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आदेश देते हैं कि रासुका के तहत जो मुकदमा होना है, गिरफ्तारी होनी है, अवैध निर्माण को गिराया जाना है, तो आखिरकार ऐसा हुआ क्यों नहीं? हुआ तो सिर्फ खाना पूर्ति, उसके लिए जिम्मेदार कौन? अपने सहयोगी कैमरामैन अरब के साथ मैं विवेक पाठक, जनसत्य न्यूज़, नोएडा। तो कुछ अधिकारियों की बोलने से बचने की कोशिश और कुछ के गोलमोल जवाब ये बयां कर रहे हैं, ये बयां करने के लिए काफी भी हैं कि इस पूरे प्रकरण पर अधिकारियों की संजीदगी कितनी है। लेकिन जनसत्य न्यूज पीड़ितों के साथ हुए इस छल की आवाज बुलंद करता रहेगा और इस पूरे शाहबेरी प्रकरण पर सवाल उठाता रहेगा। शाहबेरी में 2 साल पहले 2 इमारतें क्यों गिरी? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इस मामले में जांच क्या हुई और क्या गारंटी है कि आगे ऐसे हादसे नहीं होंगे? इन सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं। उनका इंट्रोडक्शन जल्दी से आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हैं प्रबोध शुक्ला जी, अधिवक्ता हैं। आपका स्वागत है प्रबोध जी। हमारे साथ हैं सचिन यादव जो कि पीड़ित हैं, खरीदार हैं, फ्लैट इनका है शाहबेरी में। और इसके अलावा अभिनव खरे जी हैं, ये भी पीड़ित हैं, खरीदार हैं फ्लैट के। और अनु खान जी हैं जो कि नेपोमा के अध्यक्ष हैं, जो कि फ्लैट बायर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। और विनोद राणा जी शिकायतकर्ता हैं, आप हमारे साथ पहले भी जुड़े हैं। विनोद जी आपका भी स्वागत है। और सुनील जी हमारे साथ हैं, ये भी खरीदार हैं, पीड़ित हैं। और साथ ही हमारे प्रधान संवाददाता विवेक पाठक भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले अभिनव जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, कहते हैं कि कड़वी यादें भुला देनी चाहिए, लेकिन क्या आपको आज भी याद है 17 जुलाई की वो रात? जी बिल्कुल, आज भी वो याद है कि किस तरीके से वहाँ पे बिल्डिंग गिरी थी और किस तरीके से वहाँ पे जो सैलाब आया था, लोगों का रोने गाने की आवाज़ें, पुलिस की गाड़ियाँ, एम्बुलेंस की गाड़ियाँ आ रही थी। ये सब चीज़ आज भी मुझे याद है कि किस तरीके का वो दर्द था। 2 साल हो चुके हैं उस चीज़ को, लेकिन वो भी हम सोचते हैं तो उसको सोच के फिर से दोबारा डर लगता है। जी ठीक। और इससे पहले जिस तरह सचिन आप भी हमारे साथ जुड़े रहे हैं, पहले भी एपिसोड में आप हमारे साथ जुड़े रहे। सचिन ये बताइए कि आपका घर जो बिल्डिंगें धराशायी हुई थी वहां से कितनी दूरी पर है और उस समय की याद आपके जहन में क्या है, और उसके बाद आखिर इन 2 बिल्डिंगों के गिरने के बाद क्या मंजर था वहां? मैम यहाँ पे एक्चुअली जब बिल्डिंग गिरी थी तो सब तरफ अफरा तफरी मच गई थी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्दनाक मंजर था। एक्चुअली देखने के लायक नहीं था, बट देखना पड़ा, मजबूरी थी, क्योंकि प्रशासन, बिल्डर, बैंक और डीएम ऑफिस, पुलिस, इन सब का भ्रष्ट गठजोड़ था, जिसके कारण वो घटना घटी। एक्चुअली ये सुनियोजित हत्याकांड था। एक्चुअली अगर आप इसे आप घटना बोल रही हैं तो आप गलत है। वो ये डीएम गौतम बुद्ध नगर और नोएडा पुलिस और दादरी रजिस्ट्रार, सीनियर लैंड एक्विजिशन ऑफिसर और बैंक और बिल्डर, इन सब ने सुनियोजित करके एक रचा था कि हाँ यहाँ पे हत्याकांड हम कराएंगे। और इसीलिए जब 16 अक्टूबर 2014 को माननीय न्यायालय ने स्टेटस को का ऑर्डर कर दिया था, उसके बाद ये कुछ कर ही नहीं पाए। बिल्डिंग गिरी 2018 में, 2014 से 18 में 4 साल हो गए। 4 साल में इन्हें ये सब लोग इतने अंधे बने रहे, इन्हें कुछ दिखाई नहीं। जी आपने सचिन ये बात बिल्कुल सही कही है कि ये सोची समझी साजिश थी और इस साजिश की बेशर्मी ऐसी है कि अभी तक ये नहीं रुकी है। मैं सुनील जी आपसे भी पूछना चाहूंगी, आपकी वहां पर दुकान है, उस दौरान क्या मंजर था और क्या लोगों के साथ हुआ है? आखिर कैसे लोगों को धोखा दिया गया? जो लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि दिल्ली एनसीआर में हमारे सर पर छत हो, अपना खुद का मकान हो, उनकी गलती ऐसी थी कि उन्हें मौत की सजा दी गई। देखिए, घर और शॉप का सपना हर किसी का होता है। हर कोई चाहता कि मैं घर में रहूं और मेरी शॉप हो, मैं अपना वहां से काम कर सकूं। तो इसी पर्पज से मैंने शाहबेरी में एक शॉप परचेज करी थी, जिससे मैं बहुत खुश था 2 जून 2018 तक, क्योंकि 2 जून 2018 को
मैंने अपनी शॉप की रजिस्ट्री कराई थी और मैं बहुत खुश था कि हाँ भाई आफ्टर ऑल मैंने एक अपना जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया कि मैं अपना आगे यहाँ पे कुछ काम करूँगा और या फिर उसमें उसको रेंट आउट करूँगा ताकि मेरी आय सर्जित हो सके। पर 18 उसके ठीक अगले महीने 18 जुलाई 2018 के बाद तो जैसे सपना गायब ही हो गया, अंधकार छा गया चारों तरफ कि हाँ भाई वहाँ पे बिल्डिंग गिरी। तो ये क्या हुआ, क्योंकि सब जगह तो बिल्डिंगें बन रही थी और घर भी बिक रहे थे, शॉप्स भी बिक रही थी। पर 17 जुलाई 2018 के बाद जो हुआ वो किसी को विश्वास करने लायक नहीं था कि उसके बाद जब ये पता लगता है कि उन्होंने जो घर लिए हैं और जो शॉप लिए हैं वो वहाँ पे अवैध हैं। आखिर इनका निर्माण कैसे हो गया इतने बड़े स्तर पे? पूरा शाहबेरी आज के टाइम पे जितना भी अधिग्रहण किया गया था, जितना भी लैंड प्रोसेस में थी अधिग्रहण के, उसमें घर बना दिए गए या फिर जो शॉप्स थे वो बन रही थी या फिर कमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी। कुछ कमर्शियल एक्टिविटी पे जो है बुलडोजर पे चला और बट जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया वहाँ पे, जैसे मैं अपना पूरा पैसा वहाँ पे लगा चुका हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कभी अब ज़िंदगी में उतना पैसा कमा पाऊँगा या नहीं कमा पाऊँगा, पर मेरा तो सारा पैसा वहाँ पे लग गया। कुल किसकी वजह से? अगर जितने भी ऑफिसर्स वहाँ पे हैं, जितने भी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंतर्गत में वो लैंड आती है, तो उनको देखना चाहिए था कि वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसको रोकने का जिम्मेदारी उसको बनती है। सालों से बिल्डिंगें वहाँ पे बन रही हैं, सालों से लोग वहाँ पे अपना घर और दुकानें खरीद रहे हैं। मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पे लोगों को पता ही ना चले? जब खरीदारों को घर दिख रहे हैं खरीदने के लिए, लोगों को दुकानें दिख रही है खरीदने के लिए, तो क्या जो सरकारी महकमा है उनको नहीं दिख रहा कि यहाँ पे ये बिल्डिंगें बिन कैसे बन रही है? नहीं दिख रहा कि ये किस तरह अवैध ढंग से की जा रही है। आपने बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया है और इससे पहले के एपिसोड में हम आपको ये भी बता चुके हैं कि किस तरह से शुरुआत से ही अवैध कार्य की नींव रखी गई और उसके बाद कई सालों तक ये लंबा प्रोसेस चला। और ऐसा नहीं है कि अधिकारियों को या फिर जिम्मेदार लोगों को ये समझने का मौका नहीं मिला कि आखिर शाहबेरी में क्या हो रहा है, उसका अंजाम क्या हो सकता है, किन वजहों से ये घटना घटी थी, क्यों 9 लोगों को जान गंवानी पड़ी, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। लेकिन अनु खान जी, आप मुझे बताइए कि एक इंसान का सपना क्या होता है जब वो घर खरीदने जाता है? देखिए, बिल्कुल ठीक पूछा है आपने कि पूरी ज़िंदगी जब से आदमी कॉलेज जाता है, कॉलेज के बाद कुछ सोचता है कि मैं अपना जीवन यापन शुरू करूंगा, कुछ बिजनेस करूंगा, उसके बाद एक सपना होता है कि एक घर खरीदूंगा। एक पूरी ज़िंदगी भर की वो उसमें कमाई लगा देता है और वो सपना जो शाहबेरी प्रकरण में आपने देखा है कि क्योंकि कम आय वाले लोगों ने वो घर खरीदे हुए थे, उनके पास नहीं थे 40 लाख रुपए कि वो मल्टी स्टोरी में घर खरीद पाते, तो उन्होंने सपना देखा कि ये यहाँ पर सस्ते घर मिल रहे हैं तो हम उसको खरीद लें और अपना जीवन यापन वहाँ स्टार्ट कर देंगे। लेकिन बिल्डर, प्राधिकरण और ये पुलिस के गठजोड़ की वजह से जो बिल्डिंग धराशायी हुई, पूरा 9:30 बजे के आसपास की घटना थी जब हम वहाँ हमें पता चला, हम गए वहाँ 3:30 बजे रात तक हम वहीं उसी जगह थे, सब अधिकारी थे, सारे नेता थे। तब भी हमने वहाँ कहा उनसे कि भाई ये जो बिल्डिंग गिरी है, जब अधिग्रहण 2011 में रद्द हुआ था, सारे प्राधिकरण के अधिकारी वहाँ अवेलेबल थे, हमने उनसे कहा ये ज़मीन बचाना आपकी जिम्मेदारी थी। तो वहाँ डीएम साहब ने बोला कि इस पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई कल से स्टार्ट करवाएंगे। लेकिन आज 2 साल हो गए हैं, हम आपके चैनल को, जनसत को धन्यवाद देते हैं कि आप आज भी 2 साल बरसी मनाने के लिए हमारे साथ खड़े हैं और उसको याद को ताज़ा कर रहे हैं और आगे उन लोगों को सचेत कर रहे हैं कि किसी और के साथ दूसरा घटना उजागर ना हो। और ये प्राधिकरण के अधिकारी जो सो रहे हैं, प्रशासन सो रहा है, डीएम साहब के कार्यालय के लोग सो रहे हैं, रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, तो उनको जगाने का आप काम कर रहे हैं, तो बहुत हम आपको सलाम करते हैं जी। और जिन 9 लोगों ने अपनी जान खोई है, हम उन्हें श्रद्धांजलि तो देते हैं, लेकिन श्रद्धांजलि का सही तरीका होगा कि आखिर उनके हत्यारे कौन हैं, उन पर जांच हो, उन पर कार्रवाई हो। लेकिन ये कार्रवाई कैसे मुमकिन होगी, कैसे ये अंजाम तक पहुंचेगी, इस पर जो हम बात करेंगे आगे। लेकिन मैं आपसे प्रबोध जी ये जानना चाहती हूं कि कुछ लोग जो दिल्ली एनसीआर में अपने घर का सपना देखते हैं, पूरी जो कमाई है उसे डाउन पेमेंट में दे देते हैं और अपना भविष्य गिरवी रख देते हैं ईएमआई चुकाने के तौर पर। उनकी क्या गलती थी? जब उन्होंने घर खरीद लिया तो आखिर उन्हें मौत का तोहफा क्यों मिला? क्या गलती थी उनकी? देखिए अनु जी, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। देखिए, इंसान अपनी पूरी जवानी गिरवी रखता है, जो भी उसने सेव किया होता है वो उसका डाउन पेमेंट में चला जाता है, उसके अलावा पूरे अगले 20-30 साल वो ईएमआई दे रहा होता है। और
ऐसा नहीं है कि कानून ने उसकी व्यवस्था नहीं बनाई, कानून ने बहुत खूबसूरत व्यवस्था बनाई कि इंसान जो होम लोन ले रहा है, जो सही तरीके से जा रहा है, वो बेचारा ना फंसे। उसके लिए उसने बैंक के ऊपर जिम्मेदारी दी। आरबीआई ने रेगुलेशन बनाई कि सर आप इलीगल कंस्ट्रक्शन पे लोन नहीं देंगे। अगर कोई भी ऐसी बैंक की आपके पास फाइल आती है तो आपका बैंक का जो आर्किटेक्ट है वो चेक करेगा कि सैंक्शन मैप जो सबमिट किया है बिल्डर ने वैसी ही बिल्डिंग है, वैसा ही मकान है। अगर वहां पे सैंक्शन मैप नहीं है तो क्या बिल्डिंग बाय लॉज, क्योंकि हर जगह के अपने एक बिल्डिंग बाय लॉज होते हैं, उस बिल्डिंग बाय लॉज के अकॉर्डिंग मकान बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। पर शाहबेरी में तो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं किसकी इन सबको बोले, किसी को कोई डर ही नहीं था। कोई सैंक्शन मैप नहीं, कोई मैप नहीं, कोई बिल्डिंग बाय लॉज नहीं। और आपने देखा जैसे सचिन राघव जी ने कहा, इंडियन ओवरसीज बैंक ने लोन दिया है, जीआईसी ने लोन दिया है। जीआईसी जो कंपनी है जिसने सबसे ज्यादा वहां इन्वेस्ट किया है, वो जीआईसी कंपनी जो हमारी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कंपनी है उसके भी कंपनी है जी, उनका फंड है पूरा। वो एक हाउसिंग इतना बड़ा वो है, उनमें से लोग कोई देख नहीं रहे हैं, कैसे हो सकता है ये। और जैसे अभी बात हुई यहाँ पे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की, जो सचिन राघव ने मेंशन किया कि 2014 से 2018 के बीच में क्या अथॉरिटी को पता नहीं था? अरे अथॉरिटी को पता था। अथॉरिटी ने कंप्लेंट दी है पुलिस में। जब ये बात खुली है कि अथॉरिटी जब वहां पे को था तो अथॉरिटी क्या कर रही थी, लीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो उन्होंने अपने सपोर्ट में बैक डेट की कुछ कंप्लेंट दे दी है। क्या कंप्लेंट दे के किसी अधिकारी का कर्तव्य पूरा हो गया? उसका कर्तव्य है कंस्ट्रक्शन रुकवाना, कंप्लेंट देना उसका काम नहीं है। अगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट में एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती तो उसको ऊपर जाना चाहिए था, एसएसपी ऑफिस जाना चाहिए था। एसएसपी ऑफिस नहीं होता वो बाहर कोर्ट जाता, उसे एफआईआर से लीगल कंस्ट्रक्शन रुकवाता। मैं यहाँ सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि चलिए आपने पैसों की घपलेबाजी की, आपने बेईमानी की, ये ठीक है, आप ये कर रहे हैं और शायद हम इतना देखते देखते अपने देश में आदी भी इन चीजों के हो गए हैं, लेकिन बकायदा एक तरह से लोगों की जान की सुपारी ले लेना, इतना खराब कंस्ट्रक्शन जहां लोग 2 दिन पहले पहुंच रहे हैं, अपना गृह प्रवेश कर रहे हैं, 2 महीने पहले लोगों ने फ्लैट खरीदा है और बिल्डिंग की उम्र क्या है, तो आखिर इतना घटिया कंस्ट्रक्शन, इसे अगर लोगों की सुपारी लेना ना कहें तो विनोद जी क्या कहें? हमने जो है ये जब साबेरी में मई 2018 में कंप्लेन दी थी कि आप मकान नहीं बना रहे हैं, ये सारा इलीगल मकान बना रहे हो और आप यहाँ पे कब्रिस्तान बना रहे हैं जी, तो इसको रुकवाइए। और जो ये शिकायत आपने कुछ दिन पहले ही दी थी, कुछ समय पहले, बिल्डिंग गिरने से 2 महीने पहले मई में। अच्छा, बिल्डिंग जुलाई में गिरी है। हाँ। मैंने मई में इसमें शिकायत दी थी कि आप ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को, डीएम साबेरी और एसएसपी नोएडा को, कि इसमें जो बिल्डिंग बन रही है उसमें जो कंस्ट्रक्शन है वो 7-8 मंजिल बना रहे हैं, नींव बिल्कुल कमजोर है, नींव में आप कुछ नहीं डाल रहे हैं और ये कभी भी बिल्डिंग जो है गिर सकती है, कभी भी ये टूट सकती है, कभी भी ये गिर के इसमें लोग दब सकते हैं। आप कब्रिस्तान बना रहे, मगर उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा। उसके बाद से हमने लगातार कंप्लेंट, आपने कहाँ ये कंप्लेंट दी थी, कहाँ रिटर्न में ये दिया था? हमने डीएम, एडीएम फाइनेंस, अच्छा, और आपका ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, सीईओ, एसएसपी, मतलब सभी संबंधित विभागों को विनोद जी ने तकरीबन 2 महीने पहले ही चेतावनी और शिकायत दे दी। उसके बावजूद ये कुंभकर्णीय नींद अभी तक नहीं खुली। मैं तो ये भी नहीं कहूंगी कि 2 महीने बाद जब ये 2 बिल्डिंग गिरी उसके बाद शायद नींद खुली होगी। आगे बढ़े विनोद। आज तक उन पर कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं हुआ और हमने उसमें सारा जो वहाँ पे फ्रॉड हो रहा था, जो वहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा था, उसका भी बताया। हमने बताया कि ये शत्रु संपत्ति बेच रहे हैं, ये ट्रस्ट की ज़मीन बिक्री है, ये एक तरह से सरकारी ज़मीन है जो बिना डिस्ट्रिक्ट जज की परमिशन के नहीं बिकती, ये स्टेटस को है, ये ज़मीन एक्वायर भी है, इस पर धारा 4 और 6 लग चुकी है। आप इस पर काम कीजिए। इनके जो बिल्डर्स हैं, जो यहाँ पे लोग फ्रॉड और घोटाले कर रहे हैं, इनके खिलाफ एक्शन लीजिए। बैंकों को लिखिए। हमने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को बोला कि आप बैंक को लिखिए कि यहाँ पे लोन ना करें। उन्होंने ये तक भी नहीं किया है। और उनका क्या जवाब रहता है जब ऐसी शिकायतें, और आई एम श्योर कि आपके पास ये सारे संबंधित दस्तावेज भी हैं, जब आप ये शिकायतें लेकर जाते हैं तो क्या उनका क्या रवैया रहता है, क्या जवाब रहता है? वे सिर्फ ये कहते हैं हाँ जी हम इस पे देखेंगे, हम इस पे कर रहे हैं, लीगल डिपार्टमेंट में भेज दिया तो आप लीगल से संपर्क करिए। यही उनके रहते हैं। उधर भेज देते हैं, वो दूसरी साइड भेज देते हैं, करते कोई कुछ नहीं है इसमें। बिल्कुल, तो होता यही है, जब लोग जिंदा रहते हैं, शिकायतें करते हैं, जांच की मांग करते हैं तो कोई नहीं सुनता, लेकिन जब जांच की अगर कोई उम्मीद भी जगती है तो वो तब जगती है जब 9 लोगों की जिंदगी चली जाती है। लेकिन उसके बाद भी क्या उन पर कार्रवाई हुई, इस पर भी आगे हम आपको बताएंगे, क्योंकि जनसत्य न्यूज ने बाकायदा इस पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। जो हमने आपको पिछला एपिसोड दिखाया उसके तकरीबन 1 हफ्ते तक हम लगातार अधिकारियों से, दफ्तरों में उनके जाके उनसे जवाब लेते रहे और ये पूरा काम हमारे प्रधान संवाददाता विवेक पाठक ने किया।
विवेक, सबसे पहले आप बताइए कि जो जांच की बात कही गई थी, जो तमाम दावे वादे किए गए थे, आपने उन पर संबंधित अधिकारियों से पूछने की कोशिश की, क्या जवाब आपको मिला? देखिए नो, मैं आपको बताऊं तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस पूरे प्रकरण में। सबसे बड़ा जो सवालों के घेरे में है वो है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण। जब हम यहाँ पहुँचे तो सबसे पहले तो हमारे वहाँ पहुँचने के बाद हमारे कैमरे से इतनी खलबली मची कि लोगों ने हमें कैमरे को शूट करने से मना किया। हमने बात की, शूट भी किया, करने की कोशिश की। पहले दिन, मतलब हम ये सिलसिला जो मैं आपको बता रहा हूँ ये लगातार हमें 5 से 7 दिन का है, जिसमें हम अलग अलग दिन गए हैं, कोशिश की है। और जब हम लगातार तीसरे दिन पहुंचे वहाँ पर तो वहाँ के जो एडिशनल CEO हैं कृष्ण कुमार गुप्ता, उनकी तरफ से हमसे बात करने के लिए तैयार हुए वो, और उसके बाद वो हमसे मिले। उन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए, लेकिन सवालों के जवाब सिर्फ वही रटी रटाई भाषा में थे जिसमें कि वो अपना पल्ला झाड़ने के लिए या तो गेंद प्रशासन के पाले में डाल देते हैं, DM गौतम बुद्ध नगर के पाले में डाल देते हैं। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें कि खैर हमने भी अभी पूछे हैं, और जिस तरह से आपने रिपोर्ट देखी होगी उसमें भी आपके सामने है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 15 लोग इस पूरे प्रकरण में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से ये वो लोग हैं विभागीय, जिनके ऊपर एक विभागीय जांच बैठी, इन्हें दोषी पाया गया, और सीएम योगी आदित्यनाथ जी के आदेश के बाद ही इन लोगों को जो है खासतौर से इनके ऊपर जांच की गई थी। लेकिन विभागीय कार्रवाई के अलावा यहाँ जरूरत थी, क्योंकि आपकी वजह से 9 लोगों की जिंदगियां गई हैं, आप उनके मौत के जिम्मेदार हैं, आप भी बराबर जिम्मेदार हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं यह भी माना जा सकता था कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होनी थी, लेकिन इसकी संबद्धता जो है उन्होंने प्रशासन के पाले में डाल दी। लेकिन अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर भाई मानचित्र पास करना, और अगर वहां कोई अवैध निर्माण हो रहा है तो आपकी संज्ञान में आपके नहीं है, ये मैं नहीं मान सकता और कोई भी नहीं मान सकता। तो इस पर सवाल पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा अपनी तरफ से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने कि हमने सिर्फ विभागीय कार्रवाई की, जिसमें कि 2 लोगों ने जो है हाई कोर्ट से स्टे ले रखा है, बाकी लोगों को, कुछ लोगों को बर्खास्त भी किया गया है। ये सिर्फ एक खाना पूर्ति की बात है, जिंदगियां जो गई हैं उसके लिए जो सख्त कार्रवाई होनी थी वो नहीं है। बिल्डरों पर उन्होंने अब जिस तरह से जो FIR हुई हैं, ठीक है, रासुका के तहत जो है मुकदमा दर्ज करने की बात की गई थी, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था। लेकिन आप देखिए 3 FIR हुई जो कि रासुका में हुई, और इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितनी जो 131 करीब जो FIR हुई है, उसके अलावा अभी भी अब FIR का सिलसिला जारी है। पिछले अगर 2019 और 2020 की अगर बात करें तो अगर बताया जा रहा है कि करीब 30 से 35 FIR अभी इन्होंने अवैध निर्माण को लेकर कराई है, जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कहा गया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उस वक्त जो पूरा ये कॉकस का जो जिन बिल्डर्स के खिलाफ मुकदमे हुए हैं, असल में आप देखिए कि डिफरेंशिएट क्यों किया गया, किसी के खिलाफ रासुका है, किसी के खिलाफ गैंगस्टर है। और जब मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि जो 30 बिल्डर्स हैं उनके खिलाफ, जिस तरह से बात निकल के आई थी, उनके खिलाफ जब रासुका में उन्होंने बात कही थी तो भाई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हमने ये सवाल उठाया तो हमसे ये कहा गया कि वहां गुण दोष के हिसाब से जो भी प्रशासनिक अधिकारी है या पुलिस के अधिकारी है, उन्होंने अपनी तरफ से ये मुकदमा दर्ज करा है, और IPC की जो भी धारा उन पर बनी है वो उस हिसाब से रखी है। ये मेरी समझ से परे है, क्योंकि देखिए तो आप विवेक ये बात कह रहे हैं कि जो लोग खुद उसमें मिली भगत में जो शामिल हैं, हाँ। उन्हीं लोगों को तो जांच की जिम्मेदारी दी गई, और उन्हीं से ये मांग की गई कि जिन लोगों से मिली भगत है उन्हीं के ऊपर वो कार्रवाई करे, और उसके बाद क्या नतीजा होगा, तो क्या जनता अंधी है, क्या इसी तरह के नतीजों की हमें उम्मीद ना रही होगी? क्या ये हमें बताने की आवश्यकता पड़ेगी उनके विभाग के बड़े अधिकारियों को? हालांकि आप सुनिएगा, जो रिपोर्ट हमारी है, ग्राउंड रिपोर्ट, उन्होंने खुद भी माना है कि अधिकारी स्तर के लोग इस पूरे प्रकरण में 15 जो अधिकारी, उसमें अधिकारी स्तर के लोग भी हैं जो इसमें प्रकरण में शामिल हैं, और उनको गलत पाया गया, विभागीय कार्रवाई जांच चल रही है। जब आप इतना जानते तो आपने विभागीय स्तर पर तो रखे, लेकिन उनके लिए कानूनी कार्रवाई के लिए प्रस्तावित क्यों नहीं किया आपने प्रशासन को? और सबसे बड़ी सवाल यही है कि बिल्डरों पर जिस तरह से जो CM की तरफ से जो कार्रवाई के आदेश दिए गए थे, आपने उसी को चुनौती दे दी, आपने उन्हीं को बचाने के लिए कोशिश कर ली, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं की है। जी, मैं आगे भी विवेक इस पर और भी लोगों से बात करूंगी। शायद इस बीच सचिन आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो कह रहे हैं कि हमें पता नहीं था, या ये लोग कहते हैं हमने कार्रवाई करी, कार्रवाई इन्होंने कुछ भी नहीं करी अभी तक। ठीक है, जो लोग यहाँ थे रिस्पॉन्सिबल वो अभी तक यहाँ जमे बैठे हैं, जैसे डोलीलाल वर्मा हो गए, इन्हें मैंने इन्फॉर्म किया, एक अरोड़ा जी थे यहाँ पे, एक अरोड़ा, उन्हें मैंने खुद से इन्फॉर्म किया है, नरेंद्र भूषण जी को मैंने खुद से इन्फॉर्म किया है। हाँ। और मैं DM गौतम बुद्ध नगर को मैंने पहली एप्लीकेशन दी थी 20 नवंबर 2017 में, 7 महीने पहले, बिल्डिंग गिरने से 7 महीने पहले। से इन्हें इन तक अपनी शिकायत और जैसे अपनी जांच की मांग करते रहे हैं, कैसे आपने की, इनके क्या जवाब आपके रहे हैं, और कब से आप इसे फॉलो अप कर रहे हैं? मैं 12 अक्टूबर 2017 को मैंने पहली कंप्लेंट थाने में दी थी,
उसके बाद 20 नवंबर 2017 को डीएम साहब के यहाँ पे दी थी मैंने कंप्लेंट जी। ठीक है। तो उसके बाद में जवाब तो इनके यही रहते थे, पुलिस रिपोर्ट लगाती थी फर्जी कि यहाँ पे जो है यहाँ पे बिल्डर ने कोई कुछ नहीं कर रहा है और यहाँ पे जो इनका कुछ पैसे का लेन देन का मामला है और यहाँ से कोई भी कार्रवाई संभव नहीं है पुलिस के द्वारा। ये रिपोर्ट मेरे पास रिटन में है पुलिस की, इस टाइप की रिपोर्ट जी। ठीक है। था वहाँ पे डीएम साहब के यहाँ मिले, डीएम साहब ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। एक लेटर अथॉरिटी को लिख, वहाँ पे एसडीएम से बोल दिया कि एक लेटर अथॉरिटी को दे दो, एक पुलिस को दे दो, उन्होंने अपना तो पल्ला झाड़ लिया, वहाँ खत्म हो गया। चलिए, तो ये इस टाइप से पूरा ये सब जो चला है। खेल है ये जांच का ही है। एक और जगह से एक विभाग से FIR का दूसरे भी बता दूं विभाग मैं में बस आपको। कागज भेज एक दिए सेकंड। और जांच की बात कह दी। और मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि अगर ये FIR का भी शब्द ना बता दूं होता मैं। जांच, तो आखिर ये सभी अधिकारी अपना मुंह कांच के पाते, जनता को कैसे फेस करते। अभिनव, मैं आपसे, आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उस पर मैं एक सवाल अपना ये भी रखना चाहती हूँ। देखिए, ये सवाल उठाना भी आसान है कि आपको दस्तावेज या फिर जो बिल्डर्स हैं वो किसी भी तौर पर गुमराह कर सकते हैं, लेकिन जितने भी जो लोग बायर्स हैं वो जब जाते हैं घर खरीदने तो आप तो उसे उन चीजों को देखते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन की जो वैल्यू है उसे तो देखते हैं, किस तरह से जो दीवारें हैं, बाकी सिस्टम है, क्या नालियां हैं, क्या सड़क है, क्या पानी बिजली की व्यवस्था है। तो ये सवाल उठना लाजमी है। आप भी जब ये घर खरीदने गए तो आपने क्या क्या चीजें देखी, क्या आपको कहा गया था बिल्डर की तरफ से? जी बिल्कुल, मैं आप इसी बात को कहना चाह रहा था। पहले तो ये हमें बोला गया था कि सेक्टर 4 में आता है ग्रेटर नोएडा के, लेकिन ये निकला शाहबेरी विलेज जब रजिस्ट्री हुई हैं। दूसरी बात रही कि हम इसमें सारी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन जो इसका सबसे बड़ा नेक्सस का जो लीडर है वो है सबसे बड़ा बैंक, और जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है वो सबसे बड़े इसके लीडर है। क्योंकि हम एक नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल लोग हैं हम, अगर हमें बैंक लोन नहीं देता तो हम यहाँ 90% या 95% पब्लिक जो भी है यहाँ पे बिल्डिंग परचेस नहीं करते, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास लोग हैं और हमारी जो 20-20 साल की EMI है वो जा रही है। रही बात अथॉरिटी और सब की, तो वो बात एक हम अलग उसमें ले सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है, बैंक ने इलीगल प्रॉपर्टी पे लोन दिया, नक्शे पास नहीं है उन पे लोन दिया, इलीगल वैल्यूएशन लगाई, और जितना भी सब चीज होता फर्जी तरीके से इन्होंने लोन पास किया। जैसा कि शुक्ला जी और सचिन जी और बाकी सब लोग बता रहे हैं कि इन्होंने बिल्डिंग बाय लॉज को बिल्कुल ही अलग करके एक लोन पास किया, इस कारण हम यहाँ फंसे। रही बात नाली सीवर की, तो नाली सीवर की बात जो है वो ये बोली जाती है कि अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है, हम यहाँ पे सारी चीजें डालेंगे धीरे धीरे सारी चीजों, तो पब्लिक समझती है कि हाँ अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है तो धीरे धीरे सब होगा। लेकिन 2018 में 17 जुलाई के बाद जो हुआ उसके बाद से आज तक अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन चलता रहा है, रातों रात कंस्ट्रक्शन हुआ है, पुलिस भी घूमती है, कुछ फायदा नहीं। यहाँ पे चौकियां भी बन चुकी है लेकिन कोई फायदा नहीं है। अब जो हाल है कि वहाँ की जो बिल्डिंगें खंडर बन चुकी हैं, उसमें इलीगल एक्टिविटीज भी हो सकती हैं। अभी जो कोविड की सिचुएशन चल रही है इसमें बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड है, तो कुछ भी हो, संभावना है कि कुछ भी वहाँ पे हो सके। कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, कोई बारिश का रोड नहीं वक्त है, है, कुछ अब भी नहीं। मॉनसून का मौसम आ चुका है, क्या एक और हादसे का इंतजार हम कर रहे हैं जो अभी भी ऐसी बिल्डिंग्स में लोग रह रहे हैं? मैं अनु जी आपसे ये जानना चाहती हूँ, जब एक बायर खरीदने जाता है फ्लैट को तो क्या जिम्मेदारियां उनकी भी बनती है देखने के लिए, और यहाँ कैसे लोगों के साथ धोखा हुआ है, क्यों आखिर आंखों देखी मक्खी निगल ली गई? बिल्कुल अनु जी, अब ने जैसा कि बताया है कि जो बायर होता है वो यही देखता है कि जो फ्लैट हम लेने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ क्या था 2011 में जब अधिग्रहण रद्द करने के बाद जमीन जो बचानी थी वो प्राधिकरण को बचानी थी। वो जो यहाँ किसान थे और जो छोटे छोटे बिल्डर थे वो फ्लैट खरीदारों को ये बताया ही नहीं उन्होंने कि यहाँ ज़मीन वापस हुई है। उन्होंने कहा कि ये ज़मीन किसानों की है, इसकी रजिस्ट्री हो रही है। तो जो आम बायर होता है, जो उसका घर का सपना वो देख रहा है, वो सिर्फ ये देखता है कि रजिस्ट्री उसकी हो रही है, वो ये सोचता है कि लीगल पेपर हमें मिल जाएंगे, घर हमें मिल जाएगा, बाकी ये कॉलोनी बस रही है। तो जो कॉलोनाइजर होते हैं वो उनको बोलते हैं कि ये जब कॉलोनी बस रही है तो यहाँ पर सड़कें भी बनेंगी और यहाँ पर खंभे बिजली भी लगेगी और यहाँ पर सीवर भी डलेगा, सब कुछ पूरी तरह से उन्हें पूरा सच बाग जो होता है वो पूरा दिखाया गया उनको कि यहाँ सब कुछ मिलेगा, पार्क भी बनेगा, सब कुछ होगा। लेकिन वो सारा था कागजों पर, और हकीकत में ना ही वो कोई नक्शे पास थे। नक्शा क्या था कि जो जितने भी वहाँ पर बिल्डर थे सब एक किसी जो आर्किटेक्ट है उन्होंने नक्शा बनवा लिया, उसी नक्शे से सारे बिल्डरों ने वो सारी बिल्डिंगें बनाई, और ना ही उन नक्शों का कोई जांच हुआ और ना ही उन्होंने कोई आर्किटेक्ट रखा,
क्योंकि आर्किटेक्ट अगर रखते वो तो वो सारी चीज उसमें बताते कि यहाँ पर सीवर होना चाहिए, यहाँ पर इतना मोटा सरिया होना चाहिए, यहाँ तक, क्योंकि प्रॉपर तरीके से काम होता है। क्योंकि वो तो किसी ने रखा नहीं, सारे पैसे बचाए और ना जरूरत समझी, और ये सारा देखरेख में होना चाहिए था कि अगर, क्योंकि प्राधिकरण की में होता है, प्राधिकरण तो था ही नहीं वहां पर। प्राधिकरण की जिम्मेदारी ये थी कि अपनी जमीन को बचाना, जो कि उसने बचाया नहीं, वो पल्ला अपना झाड़ते रहे और अपना पैसा जो था वो पैसे का बंदर बांट करते रहे सारे मिलकर, और उस बंदर बांट में जो आम नागरिक था वो फंसता चला गया। जबकि आप देखेंगे कि 2018 में जो 17 में ये जो बिल्डिंग गिरी है जी, उसके बाद भी जब करीब 1900 के करीब बिल्डिंग जो थी वो अवैध पाई गई थी पूरे नोएडा में और यहाँ पर सारी जो सील कर दी गई थी। लेकिन वो सील कब हट गई और कैसे वो वैध हो गई वो कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता है। आज फिर बारिश आने वाली है, आगे भी आएगी, तो और वो अभी भी कोई सीवर अनुजी नहीं है वहां पर, ऐसी की ऐसी है वहां पर। और अनुजी देखिए, हमें ये कहने में गुरेज भी नहीं है, और शायद ये डर तो है लेकिन ये सत्य है। अगर भविष्य में भी ऐसा कोई हादसा हो जाए तो उसके लिए भी शायद हमें ही तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं। प्रभु जी, आप सबसे पहले मुझे ये भी बताइए कि आखिर क्या क्वालिटी है इन बिल्डिंग्स की जहां अभी भी लोग रह रहे हैं, और उन 2 बिल्डिंगों का क्या हाल था, किस वजह से वो गिरी, क्या क्या खामियां थी वहां? अनु जी, पहले मैं बिल्डिंग की क्वालिटी से पहले जो आपने जो सवाल पूछा कि आखिर वायर वहां पे कैसा फंसा, मैं आपको ये समझाना चाहूंगा। देखिए क्या है कि ये इतनी खूबसूरत तरीके से इन लोगों ने प्लान किया था। आप जाएंगे मैजिक ब्रिक्स में, हर वेबसाइट पे इनका एडवर्टीजमेंट होता था सेक्टर 4 के नाम से। अच्छा। एक आम बायर क्या होता है, फ्लैट एट अ थ्रो अवे प्राइस, एक लुक्रेटिव एडवर्टीजमेंट होता है। इंसान वो एडवर्टीजमेंट देखता था, उस पर क्लिक करता था। उसके क्लिक करने के बाद क्या ये बिल्डर क्या करते थे, ये बिल्डर आपको मेट्रो स्टेशन बुलाते थे, जो सेक्टर 50 के पास जो नोएडा मेट्रो स्टेशन, वहां बुलाएंगे, वहां से बिल्डर की गाड़ी आपको पिक करती थी। आप देखिए ये जिस समय की बात है, उस वक्त पूरे नोएडा में ही यही चला, क्योंकि बड़े बिल्डर भी ऐसे ही बुलाते थे कि गाड़ी वहां से पिक करती थी, आपको साइट दिखाती थी, सब कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन बताती थी, आपको मैप्स दिखाती थी। आपको मैप्स दिखाने के बाद ये बताती थी कि सर शावेरी में एक्विजिशन क्रैश हुआ और उसके बाद जमीन के पास गई है, इसलिए हम सस्ते रेट्स पे दे रहे हैं। और बैंक जो ऑफिशियल होता था वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखता था, वो कॉल करता था बिल्डर, बैंक का पर्सन आता था, वो आपको बताता था क्या होता है, बैंक पे हम ट्रस्ट करते हैं और वो ट्रस्ट करना भी चाहिए, क्योंकि बैंक का संरचना जो बनाई है कानून ने वो इसी हिसाब से बनाई है कि सर बैंक का बड़ा रिस्क है, क्योंकि 90% जो अमाउंट है होम लोन का वो बैंक दे रहा होता है, तो एक बैंक का बड़ा रिस्क होता है। और ये हम लोग विश्वास करते हैं कि एक बैंक एक बड़ी संस्था है, उसकी इंक्वायरी ज्यादा प्रूफ, एक आम आदमी से ज्यादा इंक्वायरी वो करते हैं, उनके ऊपर बाउंडेशन है, कानूनन तौर पे उनको इंक्वायरी करनी है। उस बैंक के विश्वास की वजह से वहां पे जितने लोग हैं वो लोग फंसे। रजिस्ट्री हो ही रही थी, अब उसके लिए मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि कायदे से देखा जाए तो जब स्टेटस को का आदेश है तो वहां पे रजिस्ट्री होनी ही नहीं चाहिए थी, बिल्कुल सही, बट वो रजिस्ट्री हो रही थी और वो आज तक नहीं रुकी है। अनु जी, 14 जुलाई को भी रजिस्ट्री हुई है, हम 17 जुलाई की बात कर रहे हैं, आज 2014 जुलाई को रजिस्ट्री हुई है। और डीएम साहब, जो विनोद राणा जी ने मेंशन किया कि उन्होंने कंप्लेन की थी मई में, डीएम गौतम बुद्ध नगर, 17 जुलाई की जब बिल्डिंग गिरती है तो वहां से ऐसे वो नायक मूवी के सीन की तरह नोटिफिकेशन पास होते हैं, 15 दिन में ये रिपोर्ट फाइल होगी, 21 लोगों के ऊपर रासुका लगेगी, गैंगस्टर एक्ट लगेगा, हम यहाँ पे कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होने पाएंगे। उसी डीएम ऑफिस का रिप्लाई है 22 जून का, जिसमें डीएम ऑफिस ने कहा है कि हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते शाहबेरी में, आप कोर्ट जाइए। फर्क देखिए आप, बिल्डिंग कोलैप्स होने से पहले का रवैया और बिल्डिंग के बाद का रवैया, जी, ये है हमारा प्रशासन। ये भी बताना बहुत जरूरी है कि उसके बाद का क्या रवैया रहा है, वो उस समय कितने संजीदा रहे हैं, वो भी एक विषय है। जी प्रबोध जी, आप कंटिन्यू करें। वो संजीदा क्या, वो तो जो आपने जो मेंशन किया अनु जी, की जांच शब्द, इतना खूबसूरत शब्द इन लोगों ने बना लिया है जिसके पीछे अपना मुंह छुपा लेते हैं, कि जांच चल रही है और पीछे छुप जाते हैं। अब अनु जी, जो आपने जो मेन यहाँ पे मेंशन किया कि अब इस चीज में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, क्या हुआ बेसिकली, इन्होंने इस तरीके से हाई कोर्ट की बेइज्जती की है, बेइज्जती इसे कहते हैं कोर्ट की। पूरे प्रशासन ने
बेइज्जती की है 14 तक वो हो रही है। इस स्टेटस को के आदेश की कोई वैल्यू ही नहीं है। जी सबको पता है, डीएम को पता है, डीएम के ऊपर लागू होता है, डीएम उसमें पार्टी है उस केस में। और ये लोग आज तक रजिस्ट्रिया करवा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन आज तक चल रहा है। कंस्ट्रक्शन की जो क्वालिटी है, आईआईटी की जो रिपोर्ट आई है, जब वो आप वो रिपोर्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि आईआईटी की रिपोर्ट में स्पेसिफिकली मेंशन किया है उन्होंने कि जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग नहीं है, उसको रिपेयरमेंट की आवश्यकता है। और अभी हमें और देखना पड़ेगा कि उसमें क्या रिपेयरमेंट करवाया जाए। जी इतनी बुरी स्थिति है। एज जो है उस बिल्डिंग की एज मात्र 5 से 10 साल है और ये लोग 20 साल तक ईएमआई देंगे। आप विडंबना देखिए, जो बिल्डिंग 10 साल में खत्म हो जाएगी उसकी उधारी 20 साल तक देगा इंसान। जी जो चीज खत्म हो जाएगी उसकी क्वालिटी के ऊपर अब ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी आगे फर्दर उसमें आईआईटी से रिपोर्ट करवाएगी, नहीं करवाएगी हमें नहीं पता। जो रिपेयरमेंट आईआईटी बताएगी उस रिपेयरमेंट का जो भी खर्चा है, जो भी उसमें व्यय होना है, वो कौन उठाएगा किसी को नहीं पता। अभी आईआईटी की रिपोर्ट ये कहती है कि नींव के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। जी उस पानी को जाने से रोकने के लिए कोई व्यवस्था के लिए कोई प्रशासन नहीं खड़ा है। जी तो आईआईटी की प्रभु जी, रिपोर्ट में बिल्कुल अगर सवाल तो यही है कि उसके बावजूद जो स्थिति है वो जस की तस है। और आपने जो बात कही थी कि किस तरह से एक बायर को इनवाइट किया जाता है और उसे पूरी लोकेशन दिखाई जाती है और कैसा उसे ट्रीटमेंट दिया जाता है। एक बायर को यही तो चाहिए। एक आम शख्स को क्या चाहिए? थोड़ी सी इज्जत, और जो वो सुनना चाहता है एक प्रॉपर्टी डीलर के या फिर एक बिल्डर के मुंह से कि ये सुविधा मैं आपको दूंगा, मेरे उस पैसे में अगर मुझे तमाम सुविधाएं मिल जाए तो क्या गलती की है? अगर सपना देखना क्या गुनाह है इस देश में? अपनी छत होना, उसे पाना, उसे पाने की इच्छा रखना क्या गुनाह है? आप मुझे बताइए सुनील जी कि अभी भी आपकी दुकान वहां पर है। जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद जो बाकी हमारे गेस्ट हमें बता रहे हैं कि किस तरह से दावे किए गए कि जांच होगी, सजा मिलेगी, लेकिन उसके बाद जो हीला हवाली रही है। लेकिन एक आम शख्स के लिए, जो आसपास वहां के लोग हैं, उनके लिए कैसे जिंदगी बदली है? क्या डर के साए में अभी भी लोग वहां रह रहे हैं, छोड़कर चले गए हैं? वहां के लोगों की क्या स्थिति है अभी? देखिए, वहाँ तो लोगों ने घर लिया था रहने के लिए और लोग रह भी रहे हैं। बट आज के टाइम में आईआईटी की रिपोर्ट आने के बाद और ज़्यादा सहमे भी हैं और डरे भी हैं कि आगे उनका होगा क्या, क्योंकि बारिश का मौसम आता है तो वहाँ पे पानी भर जाता है हर जगह पे। तो पानी भरने के बाद जो डर का माहौल उत्पन्न होता है वो तो जो उसी के साथ साथ 2 साल पीछे चले जाता है कि वहाँ पर 2 साल पहले यहाँ पे क्या हुआ था। तो आप सोच ही सकते हैं कि यहाँ पे क्या मंजर उस टाइम पे लोगों के सामने आ जाता होगा कि यहाँ पे बारिश हुई है, अगर कोई फिर दोबारा बिल्डिंग ना गिर जाए। या फिर एक आपने भी क्वेश्चन पुट करा था कि अगर के लोग वहाँ पे मतलब बायर्स क्यों जाते हैं ऐसी जगह खरीदने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मान लो हम आम लोगों के लिए क्या है कि अगर रजिस्ट्री हो जाती है किसी भी जगह की तो उनके लिए ये है कि जब सरकार रजिस्ट्री कर रही है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जगह लेना या घर लेना या दुकान लेना एकदम वाजिब काम है, सेफ काम है। पर हम जब दूसरी तरफ जाके देखते हैं कि रजिस्ट्री तो हम कहीं पे भी करा सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? कहीं ना कहीं कानून में दिक्कत है। कानून अगर उसको चेंज क्यों नहीं किया जाता कि अगर लोग ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे रजिस्ट्री इनके फंसने का कारण बन रही है तो उसके लिए एनओसी संबंधित विभाग से एनओसी क्यों नहीं मैंडेटरी कर दी जाती कि आप यहाँ पे एनओसी कोई भी जगह या कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले संबंधित विभाग से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। इतने सारे विभाग बना दिए जाते हैं, एक विभाग ऐसा भी क्यों नहीं बनाते कि यहाँ पे एनओसी उस डिपार्टमेंट से आप लीजिए तभी आप ये प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं खरीद पाएंगे। तो मेरे ख्याल से तो हर कोई बच जाएगा इलीगल कंस्ट्रक्शन लेने में, इलीगल घर बनने से बच जाएंगे। सुनील जी, इस पर भी तो संशय है, जब इतने विभाग इस तरह से काम कर सकते हैं, जहां अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये को ये विभाग दिखा सकते हैं, तो उस पर हम कैसे विश्वास कर ले? देखिए, यहाँ कोशिश और जरूरत जो है वो इंस्टीट्यूशनल चेंज की है। मेरे ख्याल से अगर इस पर हम बात करेंगे, आगे काम करेंगे, तो ही शायद इतने बदलाव हो सकते हैं। विनोद जी, आप मुझे बताइए, आप बहुत समय से और पहले से ही, जब ये पूरा प्रकरण 2018 में हुआ था, उससे पहले भी आपने शिकायतें की हैं, तो इन शिकायतों का मुख्यमंत्री की तरफ से जो जांच के आदेश दिए गए, उनका क्या असर हुआ है इन लोगों पर? क्या ये सिर्फ बातें दिखावटी हैं या फिर सिर्फ उस हीट ऑफ द मोमेंट को कूल करने के लिए होती है? क्या है इनका असर? जी, ऐसा है कि हमने 2018 मई 2018 से शिकायत की थी। और शिकायत जब हमने शिकायत की तब तो शिकायत पे कुछ हुआ ही नहीं। डीएम साहब ने हमको एक लेटर लिख के दे दिया कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में शिकायत करिए।
तो हमने फिर उसके बाद बिल्डिंग गिर गई। तो बहुत हुआ कि भाई अभी रासुका लग रही है, अभी NSA लगेगी, इतने सारे लोगों की FIR दर्ज होगी, सब लोगों को न्याय मिलेगा, ये होगा वो होगा। शिकायत के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। शाहबेरी में कुछ भी नहीं बदला है। जो 2018 से पहले होता था वही 2020 में हो रहा है। वहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, वहाँ इलीगल सेल भी हो रही है, वहाँ इलीगल लोन भी हो रहे हैं और वहाँ इलीगल रजिस्ट्रियाँ भी हो रही है और लोग आके रह भी रहे हैं। जैसे लोग पहले लुटते थे ऐसे ही लुट रहे हैं। अभी शुक्ला जी ने बताया कि वहाँ पे अभी 14 जुलाई अभी आज 2 दिन पहले ही रजिस्ट्री हुई है। तो वहाँ पे तो पूरी लूट ऐसे ही चल रही है और ना ही बिल्डरों में किसी प्रशासन का खौफ है, ना ही वहाँ किसान जो वहाँ के जो ज़मीन जो बेच रहे हैं स्टेटस को के बाद जो लैंड बेची जा रही है उसको भी किसी को डर नहीं है। दबा के लोग बेच रहे हैं। जो जिनके कोर्ट में केस चल रहे हैं खुद ही वे अपने कोर्ट में जाते हैं कि जी हमें अथॉरिटी हमारी ज़मीन पे कब्जा ना ले ले, हमें स्टेटस को यथास्थिति का ऑर्डर दीजिए, हम ज़मीन को ऐसे ही रखेंगे क्योंकि ये ज़मीन हमें खेती के लिए चाहिए। वहाँ से कोर्ट से स्टेटस को लाते हैं और यहाँ पे रजिस्ट्री करा देते हैं। रजिस्ट्री कराने के बाद वो उस जमीन को बेच के उसमें फ्लैट बना के बैंक उस पर लोन भी कर देता है, बिना फर्जी लोन हो जाते हैं। उसका ना कोई सैंक्शन मैप है, ना ही उस जमीन की कोई बिल्डिंग की कोई लाइफ है, ना ही उस वो लैंड जो है जो बायर्स के नाम पे आती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस जगह पे धारा 4 लग जाती है, धारा 6 लग जाती है, उसके बाद वो रजिस्ट्री जीरो है, उस रजिस्ट्री की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो यहाँ तो एक तरह से पब्लिक को, जनता को लूटा जा रहा है। हर कोई लूट रहा है, बिल्डर्स भी लूट रहा है, बायर्स भी लूट रहा है, जो किसान जो जिन्होंने वहाँ पे जो यहाँ ट्रस्टी और वहाँ शत्रु संपत्ति जो स्टेटस को लेकर आए हैं वो भी लूट रहे हैं, बैंक भी लूट रहे हैं और सरकार भी लूट रही है। सरकार भी जो बायर्स है उनसे 5% 6% रजिस्ट्री स्टाम्प ड्यूटी ले रही है और उसके बाद क्या मिल रहा है वहाँ पे लोगों को? वो डर के साए में रह रहे हैं, कभी भी कोई भी बिल्डिंग गिर सकती है, सारियों की नींव कमजोर है, किसी में पानी जा रहा है। अब वहाँ के जो जाके देखते हैं वो नरकीय जीवन शाहबेरी के लोग जी रहे हैं। बिल्कुल, वहाँ सड़कें नहीं हैं। और जब ये पूरा हादसा भी हुआ था उस दौरान भी विनोद जी हमने देखा था कि जो जेसीबी मशीन है उनके जाने तक की रोड इतनी चौड़ी भी नहीं थी कि ये मशीनें भी आराम से निकल सके। कीचड़ है, पानी, अगर बारिश हो जाती है तो दलदल वहां बन जाती है सड़कों पर। कच्ची रोड है, सारी कच्ची रोड है वहाँ पे, कच्चे रास्ते हैं, रास्ते छूटे हुए हैं, वहाँ पे कोई रोड नहीं है, कोई सीवर के निकलने का नहीं है। और जितनी भी नींव है, नींव के साथ में सेप्टिक टैंक बनाए हुए हैं ऊपर टॉयलेट के, और पानी सारा जो है नींव में जाता है उनका। वो भी कोई बढ़िया कंस्ट्रक्शन नहीं है। और ऐसे में नींव कमजोर ना हो तो क्या हो, लेकिन सवाल यही है कि नींव क्या सिर्फ इन बिल्डिंगों की कमजोर है या फिर हमारे सिस्टम की नींव कमजोर है? आप कुछ कह रहे हैं जी, आप कहिए सुनील जी। मैं कह रहा था कि जैसे एक पर्टिकुलर जमीन को अधिग्रहण करने के लिए पेपर में अधिसूचित कर दिया जाता है, नोटिफाई कर दिया जाता है कि हाँ भाई ये जमीन अधिग्रहण के लिए लंबित है जी। ठीक है, तो उसके बाद अथॉरिटी की जो अथॉरिटी या प्रशासन की जो जिम्मेदारी है वो अपनी खत्म कर लेता है। चाहे वहाँ पे वो उसके बाद कंस्ट्रक्शन हो रहा है या खेती हो रही है, कोई वहाँ पे देखने नहीं आता। कम से कम उस प्रक्रिया के बाद वहाँ पे एक बोर्ड तो लगाना चाहिए कि हाँ भाई यह जमीन जो है अधिग्रहण के लिए लंबित है। लंबित अधिग्रहण के लिए तो थी ही थी। इसके बाद वहाँ पे माननीय हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि यहाँ पे स्टेटस क्वा रहेगा, यथास्थिति बनी रहेगी। तो वहाँ पे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने वहाँ पे बोर्ड क्यों नहीं लगाए, ताकि लोगों को जानकारी रहे कि हाँ भाई ये जो ज़मीन है ये अधिग्रहण के लिए लंबित है और यहाँ पे यथास्थिति बनाए रखने का माननीय हाईकोर्ट का आदेश है, ताकि लोग उसमें ना फंसे। उसके सब बिल्डिंग गिरने के ठीक 7 या 8 महीने बाद उन्होंने प्राधिकरण ने जो है वहाँ पे बोर्ड लगाने शुरू करे कि अधिकरण के लिए लंबित है या जो भी है, कि लोग यहाँ पे इन्वेस्ट ना करें। और जो लोग चलो नहीं करेंगे इन्वेस्ट, पर जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनका क्या होगा? कहाँ जाएंगे? उनके लिए क्या किया है? जी मैं विवेक आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या ये सवाल भी अधिकारियों से आपने पूछे हैं कि किस तरह से जिन लोगों की जान गई, जिन लोगों के फ्लैट्स वहां पर थे, आखिर उन्हें क्या मिला है? जो उनको मुआवजे का जो दावा उनके वादा किया गया था कि उन्हें तकरीबन 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, आखिर उस मुआवजे को क्या लोगों तक पहुंचाया गया है? क्या उसके बाद जो वहां पीड़ित थे उनकी क्या मदद की गई? देखिए, मुआवजा अलग अलग स्तर पे है और मुझे लगता है कि जो स्थितियां अभी हैं, जैसे कि विनोद जी ने कहा कि जब ये जिस वक्त हादसा हुआ था दोनों इमारतों के गिरने का, उससे 2 महीने पहले ही शिकायत दर्ज की गई थी।
अब 2 साल हो चुके हैं। चलिए ठीक है, आपसे पहली बार गलती हो गई, आप नहीं देख पाए साहब, लेकिन सिस्टम अब आपके हाथ में है। बिल्कुल। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई आपको करनी चाहिए थी। जिस तरह से सुनील जी ने बताया कि वहाँ पर होर्डिंग्स और बोर्ड्स को जो है वहाँ पर नोटिफिकेशन होने चाहिए, और सबसे बड़ा रोल एक्चुअल में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से इसलिए बनता है क्योंकि जिस तरह से अवैध रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, उन्होंने साफ कहा हमसे कि हमारे पास कोई विधिक हथियार नहीं है जिसकी वजह से हम रजिस्ट्रियों को रोक पाएं, जबकि ये हर कोई समझ सकता है कि अगर उनकी तरफ से हाई कोर्ट में अगर चूंकि वो पक्षकार हैं, विनोद जी आप भी समझ रहे हैं इस चीज को, वो पक्षकार हैं, और मेरे ख्याल से प्रबोध शुक्ला जी भी जो अधिवक्ता हैं वो समझते होंगे इस बात को। अगर आप पक्षकार हैं हाई कोर्ट के अंदर इस पूरे मामले को लेकर, तो अगर आप हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर अगर आप जो है मुद्दा रखते, तो निश्चित रूप से हाई कोर्ट उसमें कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई करते हुए सीधे तौर पर गौतम बुद्ध नगर के प्रशासन को, डीएम नोएडा को कहीं ना कहीं आदेशित किया जाता, राजस्व विभाग को इसमें आदेशित किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति के लिए 2019 में एक चिट्ठी लिख दी जाती है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से जिला प्रशासन गौतम बुद्ध नगर के लिए, लेकिन उसमें कार्रवाई हो क्या रही है लगातार, जिस तरह से बताया कि 2 दिन पहले तक रजिस्ट्रियां हुई हैं। तो अगर आप, मैं कहता हूं कि पहली गलती हुई है तो गलती होने के बाद में वो पाप हुआ, लेकिन उसके बाद भी आप सो रहे हैं, अभी भी आप इंतजार कर रहे हैं कि फिर से कोई इसी तरह की फिर हादसा होगा और उसके बाद फिर इसी तरह से फिर घोषणाएं होंगी और फिर जांच शुरू कर देंगे। ये शब्द जांच जो आपने भी कहा था, सिर्फ और सिर्फ ये इंतजार हो रहा है, और जिस तरह से विवेक भी हमें बता रहे हैं कि ये पूरा भ्रष्टतंत्र एक तरह से चलता हुआ दिख रहा है, जिसमें सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाए हुए हैं। प्रबोध जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए पाठक जी, जो यहाँ पे जो 2019 में लेटर लिखा, मैंने कम से कम 10 नोटिस दिए होंगे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए कि आप कोर्ट में जाइए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल कीजिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल कीजिए। मैंने कम से कम, मैंने और विनोद राणा जी ने कम से कम 500 चक्कर लगाए होंगे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के। तो जाके अंत में इन्होंने कहा कि अब भाई अब ये लोग रोज आ जाते हैं, इनको कैसे चुप कराया जाए। इन्होंने 25 कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की, पर वो भी कंटेम्प्ट पिटीशन केवल किसानों के अगेंस्ट फाइल की, जो भी भू मालिक थे उनके अगेंस्ट फाइल की, डीएम के अगेंस्ट फाइल नहीं की। हमने उसके बाद इनको नोटिस दिया, मैंने राइटिंग में लीगल एडवाइस दी है सीईओ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को कि सर आपकी लीगल टीम शायद आपको कानून नहीं बता पा रही होगी या आपको कानून नहीं समझ में आ रहा होगा, बट यहाँ पे स्टेटस को का आदेश है, आप डीएम गौतम बुद्ध नगर को लेटर लिखिए एक कि यहाँ पे रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, स्टेटस को का आदेश है, अगर डीएम गौतम बुद्ध नगर नहीं करते हैं आप, तो आप उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाइए। मैं लिखित में 1 नहीं 4 बार दे चुका हूं, पर उन्होंने पढ़ा है और उनको उसमें नहीं करना है, क्योंकि वही बात है ना, हम किसी और का गिरेबान पकड़ेंगे तो वो मेरा गिरेबान, यही प्रशासनों का जिन अधिकारियों को, जिन लोगों को कार्य और खुद स्वतः संज्ञान से काम करना चाहिए था, जो उनकी जिम्मेदारी है, जिससे सरकार उन्हें तनख्वाह दे रही है जिस काम के लिए, वो करना चाहिए था। और सचिन राघव जी ने ये हमें बताया कि उन्होंने खुद बताकर अधिकारियों से काम करवाने की कोशिश की कि आप ये करिए, आप ये कर सकते हैं, ये आपके अधिकार क्षेत्र में है, आपको करना पड़ेगा। सचिन, मैं आपसे आगे भी उस पर जानूंगी, लेकिन मैं अनु जी आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो 17 जुलाई को 2018 में जो पूरा हादसा हुआ, और मैं तो कहूंगी कि ये सोची समझी साजिश है तमाम लोगों की, जो अभी तक उनके किस तरह से उन्हें आंखें मूंदे रखी और जानबूझकर ऐसा कंस्ट्रक्शन किया, तो ये कहने में कोई गलत बात नहीं है कि जानबूझकर लोगों को मौत की तरफ धकेला गया है। तो उसके बाद किस तरह से जो वहां पीड़ित थे, जो बायर थे, जिनके ऑलरेडी वहां पर फ्लैट थे, कई लोगों की उस दौरान हमने बातें सुनी है जो कह रहे थे कि हम 2 दिन पहले सामान रखा था और 3 दिन बाद हम खुद ही वहां शिफ्ट होने वाले थे। उन लोगों का क्या हुआ? उनके फ्लैट के पैसे या फिर उसके बदले में कोई फ्लैट या फिर मुआवजा क्या उन तक पहुंचा? देखिए, जितने भी फ्लैट वाले खरीदार थे, तो आज हम लोग उनको ढूंढते हैं, तो जो उस बिल्डिंग में थे जी, तो उनका कहीं भी अता पता नहीं है। अच्छा। अब वो ना ही हमारे पास है वो डाटा, और जिनके पास, अधिकारियों के पास होना चाहिए था, प्रशासन के पास भी होना चाहिए था। हाँ। क्योंकि वो जांच कर रहे थे उस बिल्डिंग की, तो कितने खरीदार हैं, कितने लोग हैं, कितने इसमें मर गए हैं, और कितने लोगों ने आज मुआवजा ले लिया है या मुआवजा लेने आए हैं, क्योंकि मुआवजे की भी घोषणा की गई थी कि उनको इतना, जो जिनकी डेथ हो गई है उस बिल्डिंग में, उनको मुआवजा दिया जाएगा। तो ये प्रशासन का काम था, लेकिन वो लिस्ट कोई सार्वजनिक नहीं की गई है जी, अभी तक नहीं की गई है, और उनके बारे में कुछ नहीं पता है कि वो कहाँ हैं, जिंदा भी हैं कि नहीं भी हैं, और कहाँ पर है। एक बहुत बड़ा सवाल है ये, और जितने भी लोग वहाँ रहने वाले हैं
हैं वो डर के साये में आज रह रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी चिंता है, आगे अपने आने वाले जो बच्चे हैं उनकी भविष्य की चिंता है, क्योंकि एक घर उन्होंने जीवन के लिए लेके रखा हुआ है, कल को वो घर नहीं बचा तो वो अपने बच्चों को क्या बता के जाएंगे, कि क्या कहेंगे कि वो हमारे फादर थे, हमारे गार्जियन थे, वो उन्होंने पूरी जिंदगी कमाया और ऐसी जगह घर लिया, लेकिन वो हमें मिला ही नहीं, कल को नहीं मिला। तो उनके घर बचाना भी सरकार की जिम्मेदारी है कि इन बिल्डरों से वो घर बचाएं, क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित है। उनको वो जमीन मिलेगी, वो घर मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी सरकार की जिम्मेदारी है। क्योंकि विडंबना आप देखिए, इतने साल बीत गए हैं और मुख्यमंत्री साहब से डायरेक्टली 1-1 घंटा मीटिंग हुई है 2 बार इस प्रकरण पर। आदेश भी हुआ, FIR दर्ज करने के लिए भी बोला गया, लेकिन हुआ क्या? ढाक के 3 पात, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। और ये जो बात सचिन कही है अन्नू जी ने कि उन लोगों का ही पता नहीं है, और क्या ऐसा डर आप लोगों के मन में नहीं है कि कल को अगर ये हादसा हमारे साथ हो जाए तो क्या यही रवैया हमारे साथ रहेगा? हमारे आगे की पीढ़ी का क्या होगा या हमारे परिवार का क्या होगा? बिल्कुल मैम, हमारे लिए डर क्या, मतलब रात को सोने के बाद सुबह को ये नहीं पता होता है कि हम सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे। और मैं ही नहीं, और भी बहुत से ऐसे ही लोग होंगे जिनको ये पता होगा कि हम रात को सोएंगे तो क्या सुबह को उठ पाएंगे, या फिर अगर दिन में हम ऑफिस जा रहे हैं तो क्या बाद में लौटते टाइम मुझे मेरी फैमिली मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो इस टाइप की कंडीशन होती है। बिल्कुल। तो अब यहाँ पे एक्चुअली कानून का नंगा नाच हुआ है नोएडा में, नोएडा प्रशासन ने कराया है वो। आप ये सोचिए 1994 में नोटिफाइड वाजिब बात कह रहे हैं। और सचिन, जो तमाम सवाल हमने यहाँ उठाए हैं और जिस तरह से मैंने पहले भी कहा है कि ये श्रद्धांजलि तब तक सही नहीं होगी उन 9 लोगों के लिए जिन्होंने 17 जुलाई 2018 को अपनी जान गंवाई थी, जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक उनके साथ न्याय नहीं हो जाता। और न्याय महज खाना पूर्ति से नहीं होगा, समय की कमी है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो शायद आज हमने सवाल उठाए हैं, अगर ये सवाल पहले ही इन अधिकारियों तक पहुंचकर इन पर कार्रवाई हो जाती तो शायद वो 9 लोग भी हमारे साथ मौजूद रहते। लेकिन देखिए, सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि अभी वहां कितने और लोगों की जान को खतरा है और कैसे उनकी जान बचाई जा सकती है। फिलहाल आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो 17 जुलाई को जिन 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन कैसे उन तमाम लोगों का भविष्य हम बचा सकते हैं जो आज भी शाहबेरी में मौजूद हैं, या जिनका सपना आज भी शाहबेरी में एक फ्लैट के तौर पर मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो भ्रष्ट तंत्र है, आखिर इससे कैसे कार्रवाई कराई जाएगी, आखिर कैसे सवालों के जवाब लिए जाएंगे। लेकिन ये सवालों के जवाब हम तब तक लेना नहीं छोड़ेंगे जब तक इंसाफ शाहबेरी के लोगों को नहीं मिल जाता। ये पूरी मुहिम हमारी आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।